नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं पंकज ग्रोवर, सहायक आचार्य ABST राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज के इस वीडियो में हम प्रथम इकाई का चैप्टर नंबर 3 मटेरियल कंट्रोल शुरू करेंगे। ABST का सेकंड पेपर है ये हमारा, कॉस्ट अकाउंटिंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिलेबस और इस विषय से संबंधित जो बेसिक बातें थी वो सब हमने डिस्कस की थी। आज हम उन बेसिक बातों को सीखने के बाद जो हमारा इस न्यूमेरिकल चैप्टर है वो शुरू करेंगे, जिसका नाम है मटेरियल कंट्रोल, सामग्री नियंत्रण। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी वस्तु की उत्पादन लागत के तीनों तत्वों अर्थात सामग्री, श्रम और व्ययों में सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है? सामग्री। सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसी कारण से लागत लेखा शास्त्रियों ने इसको लागत का प्रथम तत्व माना है और उसके नियंत्रण पर विशेष बल दिया है। सामग्री नियंत्रण का मतलब अर्थ सामग्री की प्राप्ति, उसके भंडारण यानी कि स्टोर और उपयोग संबंधी नियमों के निर्धारण और उससे संबंधित जितनी भी प्रक्रिया हैं उनको नियमबद्ध करने से लिया जाता है, ताकि सामग्री में अत्यधिक विनियोग किए बिना उत्पादन कार्य में उसका निरंतर प्रवाह बना रहे। विद्यार्थियों, सामग्री के संबंध में एक विशिष्ट बात यह भी है कि सामग्री उत्पादन का एक निष्क्रिय घटक है, अतः अन्य घटकों की तुलना में उस पर नियंत्रित करना, स्थापित करना अपेक्षाकृत अधिक सरल होता है। इस कारण से सामग्री की लागत पर उचित नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है। अन्यथा क्या होगा? इसके अभाव में व्यवसाय को हानि होने की संभावना रहती है। सामग्री नियंत्रण का अर्थ सामग्री को प्राप्त करने, उसको संग्रह करने और प्रयोग में लाने पर सुव्यवस्थित नियंत्रण रखने को सामग्री नियंत्रण कहते हैं। ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक है ताकि उत्पादन कार्य के लिए सामग्री सही समय पर मिलती रहे और साथ ही सामग्री के स्कंद में अत्यधिक विनियोग न हो जाए। इस प्रकार सामग्री नियंत्रण में निम्न क्रियाओं को या कुछ क्रियाओं को कुशलता से पूर्ण करना सम्मिलित है, जैसे कि सामग्री का क्रय करना, सामग्री की प्राप्ति करनी, प्राप्त सामग्री की जांच करनी, सामग्री का संग्रहण करना, सामग्री का निर्गमन करना, सामग्री का निरीक्षण करना और उसकी ऑडिट करना लास्ट में। अब ये मटेरियल कंट्रोल क्यों आवश्यक है? मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल क्या करने से क्या फ़ायदा है या उसके क्या उद्देश्य हैं? तो देखो स्टूडेंट्स, सामग्री नियंत्रण के अंतर्गत सबसे पहले क्या होता है? सामग्री क्रय करने से पूर्व क्रय की जाने वाली सामग्री की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं कि हमने कौन कौन सी सामग्री खरीदनी है। इससे क्या होता है? इसका क्या फ़ायदा होता है? ऐसा करने से केवल आवश्यक सामग्री का ही क्रय किया जाता है। और इसके बाद क्या होता है? सामग्री का सही मूल्यों पर क्रय किया जाता है या न्यूनतम मूल्यों पर क्रय किया जाता है। इस हेतु टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं और मूल्यों का तुलनात्मक विवरण पत्र बनाया जाता है और सर्वाधिक अनुकूल मूल्यों पर सामग्री को क्रय किया जाता है। इसके बाद क्या होता है? सामग्री नियंत्रण का एक प्रमुख उद्देश्य संतुलित भंडारण भी है। संतुलित भंडारण का मतलब क्या है? सामग्री की सर्वोत्तम मात्रा में भंडारण से है, उससे मात्रा से कम या अधिक सामग्री कभी भी स्टोर में नहीं होने दी जाती। अगर ज़्यादा हम सामग्री को स्टोर कर लेंगे तो क्या होगा? अधिक स्थान घेरेगी, अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। इसलिए संतुलित भंडारण से इसका निवारण किया जा सकता है। और अगर हम कम स्टोर कर लेंगे सामग्री को तो उत्पादन कार्य भी रुक सकता है। इसके अलावा सामग्री नियंत्रण से चोरी, क्षय, गबन आदि द्वारा सामग्री की होने वाली संभावित हानियों को रोका जा सकता है। भंडार विभाग से उत्पादन विभागों को सामग्री नियमित रूप से जारी की जा सकती है, इशू की जा सकती है। और इससे क्या फ़ायदा मिलता है सामग्री कंट्रोल करने से? इससे जो सामग्री की मात्रा की कुल लागत होती है, उसमें जो किसी भी वस्तु की जो कुल लागत होती है ना, उसमें सामग्री की लागत 40 से 70% के बीच में होती है। ऐसे मटेरियल को कंट्रोल करने से हम सामग्री की लागत को भी कम कर सकते हैं
और सामग्री नियंत्रण का एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, इससे जो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है, कार्यशील पूंजी होती है, उसका सर्वोत्तम उपयोग संभव हो पाता है, जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार सामग्री नियंत्रण का उद्देश्य क्या है, सही माल सही मूल्य पर, सही मात्रा में, सही समय पर, सही विक्रेता से, सही मार्ग द्वारा क्रय करके सही भंडारण और उसके सही निर्गमन से है। तो दोबारा से सुन लीजिए, सामग्री नियंत्रण का क्या उद्देश्य है, सही माल सही मूल्य पे, सही मात्रा में, सही समय पर, सही विक्रेता से, सही मार्ग द्वारा क्रय करके सही भंडारण और सही निर्गमन से होता है। तो ये आपको मैंने बताया, मटेरियल कंट्रोल करना, मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करना या मटेरियल को कंट्रोल करना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कोई भी वस्तु बनाते हैं तो उसको बनाने में जितना भी खर्चा आता है उसका कम से कम 40 से 70% उसकी कॉस्ट में मटेरियल की कॉस्ट होती है। अतः यदि हम इन सभी लाभों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए प्रत्येक स्टोर में, स्टोर का मतलब जहां हम कच्ची सामग्री को स्टोर करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, उसको स्टोर बोलते हैं। तो स्टोर में क्या होता है, स्टोर में स्टॉक से संबंधित कुछ लेवल, कुछ स्तर निर्धारित किए गए होते हैं, कुछ स्तर निर्धारित किए होते हैं, जैसे कि अधिकतम स्तर, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम स्टॉक, मिनिमम लेवल न्यूनतम स्तर, इससे अधिक नहीं होना चाहिए माल कभी भी स्टोर में, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये जो स्तर हैं, ये एक मात्रात्मक सीमा होती है, स्टॉक की मात्रात्मक सीमा होती है जो प्रमाप तुल्य होता है एवं सीमाओं से अधिक की अनुमति नहीं देता है। ये जो कुछ हम फार्मूले कैलकुलेट करेंगे अभी, हम कुछ हम सामग्री से संबंधित, मटेरियल से संबंधित स्तर ज्ञात करेंगे और इन स्तरों से अधिक सामग्री या इनसे कम सामग्री हमारे स्टोर में नहीं होनी चाहिए। तो आज हम ये सीखेंगे, इस चैप्टर में हमें ये सिखाया गया है। तो सबसे पहले क्या है, मैक्सिमम लेवल, अधिकतम स्तर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये सामग्री की या स्कंद की, सामग्री को स्कंद भी बोल सकते हैं हम, स्टॉक, मटेरियल जिसमें कच्चा माल भी शामिल है, निर्मित माल, अर्धनिर्मित माल, तीनों प्रकार के माल शामिल है। ये मैंने ऊपर लिख दिया, यहाँ पे यहाँ लिख दिया सारा। तो मैक्सिमम लेवल क्या होता है, मैक्सिमम लेवल स्टॉक की वो सीमा होती है जिससे अधिक मात्रा में सामग्री सामान्य परिस्थितियों में स्टोर में नहीं रखी जाती। तो क्योंकि अधिकतम स्टॉक स्तर के निर्धारण का उद्देश्य भंडार स्तर में बचत करना, स्थान में बचत करना और अनावश्यक पूंजी का न फंसाना है। यानी कि कभी भी स्टोर में इस लेवल से इतनी मात्रा से अधिक सामग्री नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हम इकट्ठी कर लेंगे तो क्या होगा, एक तो वो जगह ज़्यादा घेरेगी और एक उसमें अनावश्यक पूंजी फंस जाएगी, ख़राब होने का, उसके खर्चे बढ़ जाएंगे, उसको स्टोर करने के, उसके बीमे के व्यय बढ़ जाएंगे, सामग्री खराब होने का डर रहेगा, चोरी हो जाने का, नष्ट हो जाने का डर रहेगा। तो इसलिए हम एक इस फार्मूले से हम सामग्री की वो मात्रा निकाल सकते हैं कि जिससे अधिक सामग्री कभी भी स्टोर में हमारे नहीं होनी चाहिए। तो इसका फार्मूला ये है, हिंदी में बोलते हैं इसको अधिकतम स्तर। तो इसका फार्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, दोनों को जोड़ के माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। शॉर्ट में इसको इस तरह से लिखते हैं, रीऑर्डर लेवल को ROL, आर का मतलब री, ओ का मतलब ऑर्डर, एल का मतलब लेवल। तो रीऑर्डर क्वांटिटी को शॉर्ट में ROQ बोलते हैं, आर का मतलब री, ओ का मतलब ऑर्डर, क्यू का मतलब क्वांटिटी, माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ये सारी फिगर हमें क्वेश्चन में दी होंगी। रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं पुनः आदेश स्तर। यानी कि जब हम एक बार माल मंगवाते हैं, आदेश देते हैं, तो कितना माल मंगवाते हैं, ये मात्रा होती है, मात्रा में दी होगी। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा। पुनः आदेश स्तर, पुनः आदेश मात्रा, ऑर्डर देते हैं तो कितनी मात्रा में ऑर्डर देते हैं, और ये तो रीऑर्डर लेवल है, किस लेवल पे हम ऑर्डर देते हैं, कितनी मात्रा में ऑर्डर देते हैं। न्यूनतम उपयोग दर और न्यूनतम
ये तो एक हम क्वेश्चन करेंगे, उसके माध्यम से आपको सब समझ आ जाएगा। आप फिलहाल केवल ये फार्मूले समझें एक बार। इसके बाद सेकंड फार्मूला होता है मिनिमम लेवल, न्यूनतम स्तर। नाम से स्पष्ट है, यह सामग्री की वो मात्रा होती है जिससे कम सामग्री कभी भी किसी भी समय स्टोर में नहीं होनी चाहिए। उस स्टोर में इतने से कम सामग्री कभी भी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा क्या होएगा, उत्पादन कार्य बंद हो जाएगा। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण भी, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है हमें जानना कि ये लेवल कितना होना चाहिए। न्यूनतम स्तर बोलते हैं इसको, मिनिमम लेवल। इसका फार्मूला ये होता है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेज रेट इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, पुण्य आदेश स्तर माइनस ब्रैकेट में सामान्य उपयोग दर इनटू सामान्य पुण्य आदेश अवधि। तो अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा ये। फिलहाल आप इनका मीनिंग समझे। इसके बाद लेवल आता है पुण्य आदेश स्तर, रीऑर्डर लेवल। ऊपर भी आया था ये दोनों फार्मूलों में। तो यदि हमें मैक्सिमम और मिनिमम स्टॉक लेवल निकालने हैं तो उससे पहले हमें रीऑर्डर लेवल निकालना पड़ेगा। यानी कि पहले फार्मूले और दूसरे फार्मूले को ज्ञात करने से पहले हमें रीऑर्डर लेवल मालूम होना चाहिए। रीऑर्डर सामग्री की उस मात्रा के है जिस पर पहुंचते ही सामग्री को क्रय करने संबंधी आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाती है, ताकि सामग्री की मात्रा के न्यूनतम स्तर तक पहुंचने से पूर्व भी आदेशित सामग्री प्राप्त हो जाए और उत्पादन कार्य को बंद होने का भय न रहे। जैसे कि हमारे घर में क्या होता है, हमारे घर में हमारा आटा है या कोई और राशन से संबंधित सामग्री है, तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल ख़त्म होने पे ही थोड़ी ना नया खरीदते हैं। जब थोड़ा बहुत रह जाता है हमारे घर में 1-2 दिन का, 3 दिन 4 दिन का, तो हम उससे पहले पहले, उसके ख़त्म होने से पहले पहले, उसके जीरो होने से पहले पहले हम वो सामग्री और मात्रा में खरीद के ले आते हैं। अन्यथा क्या होगा, अगर हम उस चीज़ को, एग्जाम्पल आटे का ही ले लेते हैं, अगर हम उस चीज़ को बिल्कुल जीरो होने पे लेके आएंगे तो हमें कुछ समय के लिए उसके बिना रहना होगा और हमारा काम रुक जाएगा या हम भूखे रह जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं हम। तो हमें क्या करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं कि वो चीज़ जो भी आटा है, गेहूं है, जैसे ही हमारे पास कुछ दिनों का शेष रहता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन का, हम नया खरीदने के लिए कार्रवाई शुरू कर देते हैं। अगर हम जीरो हो जाएगा, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, तब हम नया खरीदने जाएंगे तो हो सकता है हमें कुछ समय के लिए भूखा रहना पड़े। तो इसी तरह से पुनः आदेश स्तर वो स्तर होता है जिस लेवल पर पहुंचते ही सामग्री के नई सामग्री खरीदने की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। क्योंकि नई सामग्री आने में कुछ समय लगेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो ये उतने दिन का ये हमारा लेवल होता है, माल होता है, मात्रा होती है, ताकि नई सामग्री ये जो लेवल है इसके ख़त्म होने से पहले पहले हमारे पास नई सामग्री पहुंच जाए। तो इसका फार्मूला है पुनः आदेश स्तर का अधिकतम उपयोग दर इनटू अधिकतम पुनः आदेश अवधि, मैक्सिमम यूजर रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो ये चीज़ें आपको सब क्वेश्चन में दी होंगी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, ये मैक्सिमम यूजर रेट क्या होता है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्या होता है, ये जो मैं हिंदी में और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ, ये सब आपको क्वेश्चन में जब हम करेंगे तो वहाँ पे आपको दी होंगी और आपको मैं समझा दूंगा। इसके बाद आता है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल कोई अलग से विशेष फार्मूला नहीं है, हमने 1 नंबर और 2 नंबर पे जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल ज्ञात किए थे, ये उन्हीं दोनों की एवरेज है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल अधिकतम स्तर प्लस न्यूनतम स्तर बटे 2, ये उन दोनों की एवरेज है। इसके बाद आता है डेंजर लेवल, खतरा स्तर। वह क्षण जब स्टॉक न्यूनतम स्तर से भी नीचे चला जाता है उसे खतरा स्तर कहते हैं। जैसे ही स्कंद की मात्रा खतरे स्तर से नीचे चली जाती है, तब किसी भी मूल्य पर स्टॉक को खरीदने की कार्रवाई तुरंत की जानी चाहिए, ताकि स्कंद समाप्त होने व उसके खतरों से बचा जा सके। तो मिनिमम स्टॉक लेवल से जब स्टॉक नीचे चला जाता है तो उसको डेंजर लेवल बोलते हैं। फार्मूला क्या होता है, मिनिमम रेट ऑफ कंजप्शन इनटू इमरजेंसी डिलीवरी पीरियड। तो ये इसका फार्मूला है। हम एक न्यूमेरिकल के माध्यम से इन सभी को समझने का प्रयास करेंगे
और ये स्टॉक से संबंधित ये 5 फार्मूले हैं। पहला है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, दूसरा है मिनिमम स्टॉक लेवल, तीसरा होता है रीऑर्डर लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल और डेंजर लेवल। इनसे संबंधित जो भी टर्म्स हैं ये मैंने आपको समझाई। पीडीएफ भी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था इसी चीज़ का पीडीएफ भी, तो आप इसको पढ़ें, समझें, फार्मूलों को लिख लिख के देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, तब आपको ये जाके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आपको उससे संबंधित होमवर्क भी मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप जरूर वॉच करें जिसमें हम इनसे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो आप जरूर वॉच करें और आप सभी टीचर्स के वीडियो देखें। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हैं अभी हमारी, और कुछ ही दिनों में जब कॉलेज खुल जाएंगे और सब कुछ सामान्य हो जाएगा तो हम क्लासरूम में भी हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपके लिए ये वीडियो प्रस्तुत है। आप सभी इनको लाइक करें और शेयर करें।